चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 के बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है श्वसन। हम लोग श्वसन वाले चैप्टर को एक ही वीडियो में पूरे विस्तार से समझ जाएंगे। हर बातों को मैं आपको समझा कर लेकर चलूंगा और देखिएगा ऐसे में आपको सारी बातों को समझाऊंगा जो आपके दिमाग में पूरी तरह से छप जाएगी और एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। श्वसन चैप्टर, इसको इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आप सोचिए श्वसन, पहले जानिए श्वसन होता क्या है। अब श्वसन सुन के आपको यही लग रहा होगा कि श्वास को लेना और छोड़ना श्वसन कहलाती है। हाँ जी, एक तरह से समझिए कि श्वास को लेना और छोड़ना क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। लेकिन उसके बीच में बहुत सारे क्रियाएं होती है। देखो, हम लोग जो श्वास लेते हैं आपको पता है क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाकर क्या करता है, एक तरह से समझिए कि भोजन जो हम लोग खाते हैं उसको तोड़ने का काम करता है, ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। वहां पर ऊर्जा बनाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतना आसान नहीं है श्वसन जितना आप समझ रहे हैं। देखो, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बाहरी वातावरण जो वायुमंडल है उससे ऑक्सीजन को खींचते हैं। वो ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे शरीर में पहुंचता है। शरीर में जब पहुंचता है तो वो क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण दो तरह से होता है, एक हवा की उपस्थिति में, दूसरा का हवा की अनुपस्थिति में। अब ऑक्सीकरण क्या होता है आपको पता होगा, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जब मैं पढ़ाया था कि जब हवा से रिएक्शन है, ऑक्सीजन से जब किसी पदार्थ का संयोग होगा तो ऑक्सीकरण होता है। अब यहाँ समझने वाली बात आ रही है। देखो, श्वसन क्या होता है पहले ये समझिए। हम लोग श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, इसके बीच में जो क्रिया होती है वही एक तरह का आपका श्वसन हो गया। सबसे पहली बात, हम लोग लेते हैं क्या, ऑक्सीजन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन खींचते हैं। वो ऑक्सीजन क्या होता है, जाता है ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ता है। इसको ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कही जाती है। पूछेगा कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, ग्लूकोज को कहते हैं। तो जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं O2, देखो ये O2 है, ये ऑक्सीजन क्या होता है, ग्लूकोज से जाकर मिलता है, ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। जब ग्लूकोज टूट जाता है मतलब छोटे छोटे अणु में टूटेगा। देखो, ग्लूकोज एक तरह से बोले पायरुवेट में टूटता है। ये क्या होगा, ग्लूकोज जब छोटे छोटे अणु में टूटेगा, लेकिन किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से टूटता है। मतलब ऑक्सीजन तो जाता ही है, साथ में वहां पर एंजाइम जो होता है ना, एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज को अणु को तोड़ने का काम करता है और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है। जो ऊर्जा बनता है, ये ऊर्जा एक अलग टाइप का ऊर्जा होता है, जैव ऊर्जा इसको कहिए। इस ऊर्जा को हम लोग एटीपी के नाम से जानते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये ऊर्जा जो होती है ना, हमारे शरीर के सारे अंगों में फैल जाती है। देखिएगा, आप कभी कल काम करते हैं तो थक जाते हैं, अब फिर खाना उना खाने के बाद आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, फिर से आप वही एनर्जी महसूस करने लगते हैं जो काम करने से पहले था। तो वो कौन सी ऊर्जा है, यही ऊर्जा है। हम लोग भोजन खाते हैं, हवा जाती है, हवा क्या होती है, उस भोजन के साथ मिलती है। एंजाइम क्या करता है, भोजन के अणुओं को तोड़ने का काम करता है। जो तोड़ेगा तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा, जल बनती है। तो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। इसी को हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, श्वसन तंत्र इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको समझा रहा हूं श्वसन का डिफिनेशन क्या होगा। श्वसन का लिख सकते हैं कि श्वसन एक ऐसी सम्मिलित क्रिया है, चाहे श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं। वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर एंजाइम के सहायता से ग्लूकोज को तोड़ने का काम करती है। यानी ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन, एक ग्लूकोज का पूर्णतः या आंशिक दो तरह का विखंडन होगा। क्यों, क्योंकि हवा की उपस्थिति में भी हो सकता है और दूसरा हवा की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। लेकिन हवा जा रही है, इसका मतलब पूर्ण विखंडन होगी। तो बोल सकते हैं कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बाहरी वातावरण से शरीर के अंदर जब ऑक्सीजन जाती है तो ऑक्सीजन ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण विखंडन करता है। विखंडन के उपरांत वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऊर्जा बनता है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं के माध्यम से, फिर हीमोग्लोबिन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन। बस इतना याद रखो, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन क्या होगा, एंजाइम के साथ मिलकर भोजन के अणु को तोड़ेगा और तोड़ने के बाद वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकाल देना, यही क्या कहलाती है, श्वसन। देखो यहाँ पर समझिए, ये मानव श्वसन तंत्र है। क्या किए, श्वास लिए। अब ये श्वास इधर आपके क्या होगा, फेफड़ा में, ये सब शरीर के अंदर आया। जब ये शरीर के अंदर आएगा आपका श्वास, तो ये क्या करेगा, भोजन के साथ मिलेगा। भोजन ऐसे नहीं टूटेगा, भोजन बहुत सारे एंजाइमों से मिलकर टूटता है। यानी ऑक्सीजन तो आई, लेकिन उसके साथ साथ क्या आ गया, एंजाइम आ गया। तो ऑक्सीजन और एंजाइम दोनों मिलकर क्या करता है, भोजन को तोड़ता है। तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। उसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं। देखो बुआ, हम लोग एक बात याद रखिएगा, हम लोग जितना श्वास लेते हैं, जितना भी श्वास लेते हैं, सिंपली आपको बता रहा हूं, तो उस समय हम लोग जो है ना, उस समय 78% जो है ना नाइट्रोजन लेने का काम करते हैं। जब श्वास लेते हैं तो 78% नाइट्रोजन और उसके बाद 21% हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और उसके बाद 0.03% करीबन से करीबन हम लोग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कब, जब श्वास लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन लेते हैं। कितना,
21% ऑक्सीजन लेते हैं, 78% नाइट्रोजन लेते हैं। और बोलेंगे कि हम लोग हवा लेते हैं मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो ओनली ऑक्सीजन नहीं होता है, उसके साथ नाइट्रोजन भी होता है और कुछ मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की पाई जाती है। तो ये श्वास लेने की प्रक्रिया हो गया। लेकिन अगर मान लो आप श्वास छोड़ रहे हैं तो उस समय जब श्वास छोड़ेंगे तो उस समय भी आपका नाइट्रोजन वही रहता है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा घट के 17% आती है। यानी जब हम लोग श्वास छोड़ते हैं, जब बाहर निकालते हैं तो उस समय ऑक्सीजन घट कर कितना आता है, वो चला आता है 17%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो निकलता है 4%। कितना निकलता है? 4%। यानी अगर देखी जाए श्वास जब लेते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, लेकिन छोड़ते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा निकलती है। ये सब चीज आप याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में मतलब जब श्वास लेंगे तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड नाम के लिए होता है 0.03%। लेकिन जब श्वास छोड़ते हैं तो उस समय ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, 4% के आसपास चली जाती है। ठीक है ना, ये चीज आप याद रखिएगा। तो श्वसन क्या है? श्वसन क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? तो बस सिंपली बोलिएगा कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन शरीर में जाती है और फिर वो ऑक्सीजन एंजाइम के साथ मिलकर भोजन को तोड़ने का काम करती है, ग्लूकोज को तोड़ने का काम करती है, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन करती है। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको फिर शरीर से बाहर निकाल देती है। यही क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। यानी जैविक क्रियाओं को खत्म करना वही क्या कहलाती है? एक तरह से श्वसन कहलाती है। क्या होगा? श्वसन, जैसे ही हम बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लेंगे वो एंजाइम के साथ मिलकर ग्लूकोज के अणु को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर उसको शरीर से बाहर निकाल देना। यही क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन और एंजाइम मिलकर ग्लूकोज के अणु को तोड़ते हैं। जब तोड़ते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर जल बनता है, ऊर्जा बनता है। ये ऊर्जा हमारे शरीर में पूरी तरह से चली जाती है। ये एक तरह का अलग तरह का ऊर्जा हो जाती है जिसको हम लोग एटीपी कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। और यहाँ पर जल क्या होता है? इसको पेशाब के माध्यम से हम लोग बाहर निकाल देते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो श्वास के माध्यम से बाहर निकालते हैं और ऊर्जा हमें क्या होती है? शरीर को मिल जाती है, फिर से हम लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो श्वसन दो प्रकार के हैं। श्वसन दो प्रकार के हो जाते हैं, एक वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन क्या है? अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी है कि वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। समझिएगा इस सब चीज को अपने दिमाग में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो वायवीय श्वसन क्या होती है। देखो वायवीय श्वसन क्या होता है कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो वो वायवीय श्वसन हो गया। लेकिन जब ग्लूकोज मान लो हम श्वास लिए और उसमें बिना हवा के क्या हो गया? ग्लूकोज टूट गया, ग्लूकोज का विखंडन हो गया, इसका मतलब है कि वो अवायवीय श्वसन हो गया। तो लिख सकते हैं ऐसा श्वसन जहां बिना हवा की उपस्थिति में ही ग्लूकोज का या कोशिकीय ईंधन का विखंडन हो जाता है, टूट जाता है, तो उस हम लोग क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ठीक है ना। और साथ में वायवीय श्वसन में क्या होता है कि प्रथम चरण यानी वायवीय श्वसन का जो प्रथम चरण होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य में, और दूसरा का चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और वही माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चक्र करता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल कर शरीर से बाहर फेंक देता है। ठीक है ना। तो मतलब देखो वायवीय श्वसन क्या है? तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, लेकिन इसमें दो क्रिया होती है। प्रथम चरण में कोशिका द्रव्य में होती है और दूसरा का माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और साथ में यहाँ ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हवा मिलती है और यहाँ पर ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर हवा मिल रही है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति यहाँ पर है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखो अवायवीय श्वसन को समझिए। ये अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, मतलब यहाँ पर कोई ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पाई जाती है। और देखो इसका संपूर्ण क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। जैसे बताया मैंने वायवीय श्वसन का प्रथम जो क्रिया होती है, प्रथम चरण की जो क्रिया होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है, दूसरे चरण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, लेकिन इसमें संपूर्ण क्रिया ही कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। और तीसरी बात है, देखो यहाँ हवा की उपस्थिति थी तो ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन, लेकिन यहाँ पर हवा नहीं है, इसका मतलब ग्लूकोज का आंशिक विखंडन कम। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्राएं पाई जा रही थी जिसके कारण से ज्यादा ऊर्जा बन रही थी, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्राएं कम होती है जिसके कारण से कम ऊर्जा मुक्त होती है। तो हो गया ये आपका वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन। दोनों में अंतर पूछता है कई बार। क्या लिखना है? एक और वायवीय श्वसन, दूसरे और अवायवीय श्वसन, बीच में आपको लाइन खींचना है और यही आपको 4-5 अंतर लिखना है कि वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित होता है जबकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में, द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, लेकिन अवायवीय श्वसन का संपूर्ण क्रिया कोशिका द्रव्य में ही होती है। तीसरा, ग्लूकोज का वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन, लेकिन अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। वायवीय श्वसन में ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन अवायवीय श्वसन में ज्यादा ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। देखो बस इतना याद रखने वाली चीज है कि वायवीय श्वसन में हवा होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, और अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। आई होप ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें पढ़ना पौधों में श्वसन, कि आखिर पौधे श्वसन कैसे करते हैं।
अब देखिए पौधे में श्वसन कैसे होती है समझिएगा। देखो पौधे जो श्वसन की क्रिया करते हैं वो 3 तरह से श्वास लेते हैं। एक तो जड़ से भी श्वास ले सकते हैं, एक तना से भी श्वास ले सकते हैं, तीसरा का पत्ती से भी श्वास ले सकते हैं। यानी पौधे में अगर श्वसन आप देखिएगा जरा सा समझिए इस चीज को ध्यान से। देखो पौधे अगर मैं एक बनाकर दिखाऊं आपको तो 3 टाइप से अपना श्वास ले सकते हैं। पहली चीज समझिएगा ध्यान दे। देखो सब में श्वसन की जो क्रिया होती है विषण से होती है पौधे में। ये मान लीजिए आपका एक पौधा है, ठीक है, इसका ये नीचे वाला भाग है ये सब जड़ है और ये वाला ऊपर भाग है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा पत्तियां मान लो कि ये दिखला हुआ है पेड़ का, ये पत्तियां। तो देखो ये क्या होता है कि ये पौधे जो होता है ना 3 तरह से श्वास लेते हैं। जैसे हम लोग नाक से ले सकते हैं, मुंहों से ले सकते हैं सांस, उसी तरह से श्वास लेने के काम ये जड़ भी करता है। क्यों? क्योंकि जड़ देखो धरती के अंदर जल होती है, जल में ऑक्सीजन होता है, उसी ऑक्सीजन को खींचने का काम करता है। और याद रखिएगा ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पेड़ पौधों में दिन में ही होती है, रात में नहीं होती। रात में इसलिए नहीं होती है क्योंकि उससे सूर्य प्रकाश नहीं मिलता है। यानी पौधे जब भोजन अपना बनाएंगे वो दिन में ही बना पाते हैं, रात को नहीं बना पाते हैं क्योंकि उन्हें कोई रोशनी नहीं मिल पाती है। अब देखिएगा बाबू एक चीज आप सुने होंगे, मैं आपको सिंपली समझाऊं। एक चीज आप हमेशा सुने होंगे कि हमें रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोनी चाहिए। क्यों पता है? देखो दिन में पेड़ क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, हम लोग उस ऑक्सीजन को खींचते हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, अवशोषित करके अपना भोजन बनाता है। याद रखिएगा पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम लोग ऑक्सीजन खींचते हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है। क्यों? क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण होती है ऐसा। लेकिन रात के समय क्या होता है, इसे कोई रोशनी नहीं मिलती है, जिसके कारण से इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती है। और नहीं पाने की वजह से ये रात को जानते क्या छोड़ता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। अब सोचिए आप भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहे हैं, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहे हैं, मरने का कंडीशन आ जाएगा। क्योंकि देखो रात के समय ये ऑक्सीजन खींचता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। अब सोचिए ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है, बेसिक बात है। देखिएगा पेड़ के समय सोएंगे रात के समय तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है ये, जबकि रात को क्या करता है, ये ऑक्सीजन को खींचता है, उल्टा चलता है। दिन में ऑक्सीजन छोड़ेगा, ऑक्सीजन हम लोग खींच लेते हैं, लेकिन रात के समय ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। सोचिए हम भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ये भी बेचारा क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है और साथ में ये ऑक्सीजन को क्या करता है, खींचता है। तो हम लोग जितना भी क्या करेंगे श्वास छोड़ेंगे वो सबको क्या करेगा, खींचेगा ये जल्दी जल्दी, जिसके कारण से आदमी यहाँ पर मर सकता है। तो ये समझने वाली चीज है कि रात के समय हमें कभी पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोनी चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन को खींचता है। अब समझते हैं यहाँ पर पौधे श्वसन किसके, पत्ती से भी ले सकते हैं। पत्ती क्या होता है, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसी छिद्र के माध्यम से क्या करते हैं, पत्तियां अपना श्वसन लेने का श्वास लेने का काम करते हैं। उस पत्तियों को हम लोग रंध्र कहते हैं। रंध्र जो होता है विसरण की क्रिया से हवा यानी श्वसन का काम करती है। और दूसरा जड़ से भी क्या होता है, धरती के अंदर जल पाए जाते हैं, उस जल में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को खींचने का काम करती है। और तना भी क्या करता है कि तना भी बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को खींचने का काम करता है। यानी पेड़ पौधे जो होते हैं 3 टाइप से श्वास ले सकते हैं, पत्ती, जड़ और तना, ठीक है। अब बात करते हैं जंतुओं में। देखो जंतुओं की अगर बात करते हैं तो 3 टाइप से समझिए कि आपका ये श्वास लेने का काम करेगा। पहला ट्रैकिया या श्वास नली से। अब सोचिए ट्रैकिया किस में, तो छोटे छोटे जो कीट पतंग पाए जाते हैं, जैसे टिड्डा हो गया, तिलचट्टा हो गया, इन सभी में क्या पाई जाती है, तो ट्रैकिया के माध्यम से श्वास ली जाती है। ट्रैकिया के माध्यम से। ये ट्रैकिया क्या होता है, तो एक तरह समझो कि ये एक तरह से समझिए, जैसे देखिए ये ट्रैकिया क्या होता है, मान लो छिपकली लेकर चलो, छिपकली मतलब तिलचट्टा ही लेकर चलो, तो तिलचट्टा क्या होता है कि इसमें छोटी छोटी एक तरह से समझिए कि बाहरी सतह में पाई जाती है सांस लेने वाला अंग। सिंपली मैं आपको इतना समझाऊं क्योंकि इसके बारे में हमें उतना पढ़ना नहीं है। ट्रैकिया और श्वास नली ये किस तरह के जीव में आते हैं, तो छोटे छोटे कीटों में आते हैं। यानी तिलचट्टा होगा, टिड्डा होगा, इन सभी में श्वास लेने वाला अंग कौन सा है, ट्रैकिया या श्वास नली है। दूसरा का गिल्स होता है। ये गिल्स क्या होता है, तो गिल्स क्या करता है, जो ऑक्सीजन में जो आपका जल में ऑक्सीजन छुपा रहता है ना उसको निकालता है। इसका मतलब है कि जो गिल्स होता है वो मछलियों में पाई जाती है और हमेशा ये जोड़े के रूप में पाई जाती है। यानी समझिए कि मछलियों में गिल्स अगर देखी जाए तो एक जोड़ा पाई जाती है। और जो फेफड़ा होता है वो उच्च प्राणी के जीवों में होते हैं, जैसे गाय भैंस हो गया, मनुष्य हो गया, ये हम लोगों में फेफड़ा पाई जाती है। और श्वास हम लोग किससे लेने का काम करते हैं, फेफड़ा से। कभी आप ये नहीं कर सकते कि हम लोग श्वास नाक से लेते हैं, मुंह से लेते हैं। अरे नाक नहीं है तो मुंह से श्वास ले सकते हैं, मुंह बंद करेंगे तो नाक से श्वास ले सकते हैं। मेन श्वास लेने और देने का काम आपका फेफड़ा है, मेन फेफड़ा काम करता है। अब इसी के बारे में हमें जानना है, ठीक है ना। उच्च श्रेणी के प्राणी में ये सब पाया जाता है, फेफड़ा। और एक और आप मेढक देखोगे, मेढक जानते हैं श्वास 3 तरह से लेता है। जब वो धरती के अंदर चला जाता है तो सतह से श्वास लेता है। किससे, सतह से श्वास लेता है। आप कुछ बेंगवा देखिएगा, बेंगवा मछली होता है, वो क्या करता है, गिल्स से भी श्वास लेता है। गिल्स से भी श्वास लेने का काम करता है। आज जब वही मछलियां, जब बेंगवा धरती के ऊपर रहता है तो ट्रैकिया से श्वास लेने का काम करता है। यानी बेंग एक ही है,
बेंग की है, लेकिन 3 तरीके से श्वास लेगा, धरती से बाहर, ट्रेकिया से, धरती के अंदर, सतह से, और वही जब पानी में रहेगा तो गिल्स से श्वास लेने का काम करता है कौन? मेढक, जिसको हम लोग फ्रॉग बेंग कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये समझने वाली बात है, 3 तरह का आपका होगा जंतुओं में श्वसन, ठीक है ना। हमें पढ़ना है सिर्फ मनुष्य में श्वसन पढ़ना है कि फेफड़ा में श्वसन पढ़ना है, उसके बाद ये चैप्टर आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उससे पहले एक चीज और जानते हैं, प्रश्वास और उच्छ्वास क्या होती है, कई बार पूछा एग्जाम में। देखो हम लोग जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेना क्या होगा, प्रश्वास, श्वास छोड़ना क्या कहेंगे, उच्छ्वास, और ये प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों मिल जाएंगे तो ये बना देते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या बनाते हैं, श्वासोच्छ्वास। क्या बनाते हैं, श्वासोच्छ्वास। क्या बनाते हैं, श्वासोच्छ्वास। तो श्वासोच्छ्वास आपको समझ में आ गई। श्वासोच्छ्वास का मतलब क्या होता है कि प्रश्वास और उच्छ्वास ये दोनों मिल जाएंगे तो श्वासोच्छ्वास बन जाएगा। अब हमें पढ़ना मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र क्या क्या बनाता है, तो मानव श्वसन तंत्र में आपका ट्रेकिया आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा ग्रसनी आ जाएगा, स्वर यंत्र आ जाएगा, ये सब मिलकर किसका निर्माण करता है, मानव श्वसन तंत्र का निर्माण करता है। यानी नासिका छिद्र, नाक, उसके बाद बोल सकते हैं हम लोग ग्रसनी, ये ग्रसनी, उसके बाद लैरिक्स बोल सकते हैं, और उसके बाद ट्रेकिया बोल सकते हैं। चारों मिलकर मानव श्वसन तंत्र का निर्माण करता है। मानव श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, मनुष्य जिस मार्ग से श्वास लेने और छोड़ने का काम करता है उसे ही हम लोग क्या करते हैं, मानव श्वसन तंत्र या मानव श्वसन मार्ग कहते हैं। यानी 4 तरह के देखी जाए तो 4 तरह की चीजें मिलकर मनुष्य के श्वसन तंत्र का निर्माण करती है। क्या क्या, सबसे पहली बात है नासिका छिद्र, नाक, और दूसरा का ये आपका हो जाएगा फेरिक्स, जिसको ग्रसनी कहते हैं, जहां 2 छेदवा होता है वो, और उसके बाद ये वाला आपका होगा, इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, इसको लैरिक्स के नाम से जानते हैं, स्वर यंत्र कही जाती है हिंदी में। और उसके बाद ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया के माध्यम से क्या करें, श्वास में हम लोग क्या करते हैं, लेते छोड़ते हैं, वो सब बता रहा हूं। तो ये 4 चीजें मिलकर मनुष्य के श्वसन तंत्र का निर्माण करती है। अब यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहली बात है, ये आपका मनुष्य के क्या है, श्वसन तंत्र, फेफड़ा का चित्र है। अभी यहाँ कैसे काम करता है ये समझते हैं। हम लोग जब पहले श्वास लेते हैं तो पहले क्या करते हैं, नासा छिद्र, जो नाकों में छिद्र होना इसी से श्वास लेते हैं। तो नाकों में देखिएगा छोटा छोटा क्या होता है, केस पाया जाता है, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सब में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये छोटा छोटा छिद्र का काम होता है कि जो भी धूल कण, जब हम लोग श्वास लेंगे धूल कण जाएगा, उसको क्या करना है, चिपका लेना है। क्या करना है, चिपका लेना है। तो नाक में जो नासा छिद्र होता है उसमें जो केस होते हैं वो धूल कण को चिपकाने का काम करता है। अब बाई चांस मान लीजिए जो नाक में केस होता है वो अगर धूल कण को नहीं चिपका पाया तो है जो ऊपरी भाग है ना नाक का, इसको हम लोग नासा का पार्ट कहते हैं। यहाँ पर म्यूकस पाया जाता है, मतलब तेलीय चीज पाया जाता है। वो क्या करेगा, अगर नाक में नहीं चिपका केस से धूल कण, तो नासा का पार्ट जो होता है ना, तेलीय चीज म्यूकस पाई जाती है, वो क्या करेगा, वहां पर चिपका लेगा। जो नकट्टी का रूप होता है, समय हम लोग क्या करता है, नाक में डाल डाल के उसको खोड़ लेते हैं, निकाल देते हैं बाहर। समझ में नहीं। देखो तो सबसे पहले नासिका में नासा छिद्र, यहाँ पर धूल कण को रोकने का काम कर जाती है। फिर आगे जब नहीं रुकता है नासा का पार्ट में म्यूकस पाया जाता है, ये क्या करेगा, धूल कण को रोकने का काम करता है, शुद्ध ऑक्सीजन अंदर हमें ले जाने का काम करता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो श्वास होती है वो ग्रसनी तक पहुंचती है। ग्रसनी का मतलब जिसको हल्लक कहते हैं, 2 छिद्र नहीं होता है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ से आप जैसे मुंह आएगा तो एक आपको ऐसा मिलेगा, है लकड़ी ने, जिसको इपीग्लोटस कहते हैं। ये यहाँ से 2 भाग में आपको मिलता है, एक श्वास वाला यानी एक कंठ द्वार, दूसरा का निगल द्वार। समझिए यहाँ पर इपीग्लोटस, ये ग्रसनी क्या होता है, ग्रसनी क्या होता है, जब हम नाक से श्वास लेते थे ग्रसनी से बाद में जाकर जुड़ी रहती है। जब ये ग्रसनी से जुड़ी रहती है तो एक में हवा जाती है, दूसरा का में फूड मतलब भोजन जाती है। अगर देखिए इपीग्लोटस का मेन काम होता है कि अगर हम जब श्वास लेंगे तो क्या करेगा, भोजन वाले रास्ते को बंद कर देगा। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब भोजन करेंगे तो हवा वाले रास्ते को बंद करेगा, भोजन वाले रास्ते को चालू कर देता है। यानी एक तरह से कही जाए तो हमें कब भोजन करना है, भोजन हम कर रहे हैं या श्वास ले रहे हैं, ये सब संदेश देने का काम कौन करता है, इपीग्लोटस। कभी कल क्या होता है, हम लोग किसी की याद में खो जाते हैं, इपीग्लोटस को कोई संदेश नहीं मिलता कि कौन रास्ता को बंद करना है। आप भोजन करते समय कोनो को याद कर रहे हैं, खो गए, उस समय भोजनवा क्या करता है, हवा वाला रास्ता में चला जाता है। और जब हवा वाला रास्ता में चला जाता है तो हिचकी हमें आने लगती है। अब सोचिए ये हवा लेने का काम है, ये हवा वाला रास्ता है, और ये मतलब ये आपका समझिए कंठ द्वार है, ये निगल द्वार है। अगर भोजन कंठ द्वार मतलब हवा वाला माध्यम में चली आएगी तो क्या सही होगा, नहीं। यहाँ पर क्या होता है, ट्रेकिया ही रहता है। ट्रेकिया देखते क्या, नहीं ये तो इस रास्ता से आ रहा है, गलत रास्ता पकड़ लिया, भोजन उसको धक्का मारता है और बोलते हैं क्या आती है, हिचकी आती है। तो हिचकी आना याद रखिएगा, किसी को कोई आपको गांव में सुने हिचकी आती है तो लोग बोलता है क्या कोई याद कर रहा है तुमको, नहीं, आप किसी को याद कर रहे हैं तब जाके हिचकी आ रही है। तो हिचकी आती है जब भोजन आपका गलत दिशा में जाएगा, तब हिचकियां आती है। ये सब इपीग्लोटस की वजह से हिचकी आने का काम करती है। इपीग्लोटस का मेन काम होता है, भोजन आ रही है तो उसको सही रास्ता दिखाना, हवा आ रही है तो सही रास्ता दिखाना। लेकिन कभी कल बेचारे को संदेश नहीं मिल पाता किस रास्ते को बंद करना है। अगर भोजन कर रहा है तो भोजन वाले रास्ते को बंद करता है, हवा वाले रास्ते को खोल देता है, दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना, इपीग्लोटस। तो जब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में फेरिक्स बोलते
बोलते हैं ग्रसनी। नासा कपाट के बाद हम लोग का जो श्वास होता है वो ग्रसनी तक पहुंचती है, वहाँ 2 छिद्र होता है, वहाँ कंठ द्वार यानी हवा ले जाने वाला जो रास्ता होता है वहां से हमें क्या बोलती है कि वहां से हवा आगे कहाँ बढ़ती है, लैरिक्स स्वर यंत्र तक। स्वर यंत्र किसको को इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। गुलठिया जो निकला है ना, इसको आप दाब के बोलिए, आपकी आवाज नहीं निकलेगी, यही आपका स्वर यंत्र यानी वॉइस बॉक्स है। पूछिएगा वॉइस बॉक्स किसको कहते हैं, तो बोल सकते हैं लैरिक्स को, मतलब स्वर यंत्र को, ठीक है। उसके बाद श्वास हमारी कहाँ जाती है, हमारी लैरिक्स मतलब आपको स्वर यंत्र तक जाती है, इसको वॉइस बॉक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए, अब यहां तक तो आपकी हवा आ गई, ऑक्सीजन आ गई। अब ऑक्सीजन कहाँ प्रवेश करेगी, ट्रैकिया में। जो रास्ता आपको दिखा दे क्या, ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया में एक सी आकार का संरचना पाई जाती है जिसको हाइलिन कर, देखना है हाइसन से जो संरचना में लगाया हूँ ये, इसको क्या बोलते हैं, हाइलिन। हाइलिन का भी बहुत काम होता है। हाइलिन का क्या काम होता है कि बाबू देखो, हाइलिन का काम होता है कि हजोन आपका हजोन ट्रैकिया है, ट्रैकिया कभी चिपके नहीं। सोचो अगर चिपक जाएगा तो सांस लेना आना जाना बंद हो जाएगा। इसी कारण से हाइलिन समझिए कड़ा चीज होता है जो क्या करता है, ट्रैकिया को चिपकने नहीं देता है। अब देखिए यही ट्रैकिया आगे चल के आकर 2 भागों में बढ़ जाती है। क्या होती है ये ट्रैकिया, आगे चल कितने भागों में बढ़ती है, 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसको हम लोग ब्रोनकाई कहते हैं। जो आपका भाग आ गया इसको क्या बोलेंगे, ब्रोनकाई बोलेंगे। यहाँ पर देखो इस भाग का नाम क्या बोलेंगे, ब्रोनकाई। क्या बोलेंगे, ब्रोनकाई। सिंपली मैं आपको समझा, देखो मनुष्य जो श्वसन तंत्र है उसके 4 तरह की मतलब चीजें आती है मनुष्य श्वसन तंत्र में। कौन कौन सा, नासिका, फिर आपका फैरिक्स मतलब ग्रसनी, उसके बाद स्वर यंत्र, फिर ट्रैकिया आती है। चारों मिलकर मनुष्य को श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो मैंने नासिका के बारे में बताया कि नासा छिद्र में क्या होती है, मैंने आपको बताया नासा छिद्र में क्या होता है, केस उस पाए जाते हैं। इसके ये केस उस क्या करते हैं कि धूल कण को चिपकाने का काम करते हैं। फिर नासा कपाट भी क्या करते हैं कि धूल कण को तेलीय चीज के होते हैं वहां पर चिपकाने का काम करते हैं, बाद में नकटी का रूप ले लेता है। फिर मैंने आपको ग्रसनी के बारे में बताया कि श्वास जब यहाँ से जाती है तो यहाँ पर 2 तरह के आपको कंठ है, 2 तरह के आपको छिद्र दिखाई देते हैं, एक हवा वाला एक भोजन वाला। तो इपिग्लोटस हवा को सही रास्ता दिखाने का काम करता है। फिर मैंने आपको स्वर यंत्र बता दिया, ये बॉक्स इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, स्वर यंत्र, ठीक है ना। यहाँ से हवा होकर गुजरती है, जब यहाँ से गुजरी तब जाकर वो कहाँ पहुंचेगी, ट्रैकिया तक पहुंचेगी। कहाँ हवा पहुंचे, ट्रैकिया तक। इस ट्रैकिया में एक सी आकार की संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलिन कहते हैं। ये हाइलिन थोड़ा सा कठोर होता है ताकि ये ट्रैकिया चिपक नहीं पाए। ये ट्रैकिया आगे चल के 2 भागों में बढ़ जाती है। ये ट्रैकिया आगे चल कितने भागों में बढ़ती है, 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोनकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोनकाई बोलते हैं। अब देखो बाबू हाई 2 भाग में बढ़ गया तो इसको लोग ब्रोनकाई कहते हैं। ये ब्रोनकाई भी आगे चल के कई भागों में बढ़ जाता है। देखो ये ब्रोनकाई है, देखो कई भाग में आगे चल के बढ़ गया। देखिए यहाँ पर ब्रोनकाई जो है कई भागों में बढ़ गया। ये ब्रोनकाई आगे चल के कई भागों में बढ़ जाता है, जिसको ब्रोनकाइलियस कहते हैं, ब्रोनकाइलियस कहते हैं, ब्रोनकाइलियस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोनकाइलियस कहते हैं। तो ट्रैकिया आगे चल के 2 भागों में बढ़ जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोनकाई बोलते हैं। ये ब्रोनकाई भी देखिए आगे चल कई भागों में बढ़ जाता है, जिसको ब्रोनकाइलियस कहते हैं। अब देखो ब्रोनकाइलियस, ये जो सतह आपको बाहरी मिल रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोनकाइलियस कहते हैं। तो ब्रोनकाइलियस के ऊपरी सतह और देखो एक तरह का उभार आता है, मतलब छोटी छोटी कोष्टिका बन जाती है, जिसको एल्वियली कहते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वियली। देखो यहाँ पर जितने भी आपको कोष्टक दिखाई दे रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, एल्वियली। फिर से इस चीज को समझिए, ट्रैकिया आगे चल के 2 भागों में बढ़ जा रही है। देखो क्या हो रही है, 2 भागों में बढ़ जा रही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोनकाई कहते हैं। ये ब्रोनकाई आगे चलकर कई भागों में टूट जाती है, कई भागों में बिखर जाती है, जिसको ब्रोनकाइलियस कहते हैं। ब्रोनकाइलियस के ऊपरी सतह पर जो कोष्टिका पाई जाती है उसको एल्वियली कहते हैं। एल्वियली का हिंदी क्या होता है, एल्वियली का हिंदी होता है वायु कोष्टिका। अब इस चीज को समझेंगे आखिर इसका काम क्या। पहले आपको मैंने नाम बताई, नाम समझना जरूरी होता है। इस चीज को आप समझिए, क्योंकि जितना विस्तार से मैं आपको समझा रहा हूँ एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, ठीक है ना। ट्रैकिया आगे चलो कितने भागों में, 2 भागों में बढ़ते हैं, इसको ब्रोनकाई कहते हैं। ब्रोनकाई भी कई भागों में बढ़ जाता है, इसको ब्रोनकाइलियस कहते हैं। ब्रोनकाइलियस के ऊपरी सतह पर जो कोष्टिका पाई जाती है उससे हम लोग एल्वियली, जिसको वायु कोष्टिका हम लोग कहते हैं। अब समझते हैं, सबसे पहली बात है, हवा आपके क्या होगी, शरीर के अंदर पहुंच गई, यानी हवा आपको अंतिम सिरा कहां तक पहुंच गई, एल्वियली तक पहुंच गई। जब एल्वियली तक पहुंच जाती है हवा, तो एल्वियली क्या करता है, हवा को लेकर यहाँ पर ब्लड में छोड़ देता है। क्या होता है, ब्लड मतलब खूनों में छोड़ देता है। जब आपका हवा खून में चलाता है तो ब्लड क्या करता है, उस खूनों को स्टोर करके सेल कोशिका तक पहुंचाता है। और कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, एकदम ऑक्सीजन क्रेब्स चक्र वहां पर क्रेब्स चक्र होता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के फिर क्या करी जाती है, सेल को दी जाती है। सेल ब्लड से उठा लेता है, अब ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को उठाकर एल्वियली को देता है, और फिर इसी के सहारे बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दी जाती है। ये काम करता है आपका कौन सा, ये आपका फेफड़ा काम करता है। फिर से समझिए, हमारी सबसे पहले श्वास, नासा छिद्र, फिर नासा कपाट, फिर आपका ग्रसनी, फैरिक्स, फिर आपका लैरिक्स, फिर ट्रैकिया से होते होते आपका ब्रोनकाई से होते हुए आपका ब्रोनकाइलियस, अब ब्रोनकाइलियस से होते हुए एल्वियली तक पहुंचता है। एल्वियली क्या करेगा,
जो हवा होता है उसको खून तक, ब्लड तक पहुंचाता है। अब ब्लड से क्या करता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उठा लेगा। याद रखना HB हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ब्लड से हवा को उठाकर कहां पहुंचाता है, सेल तक पहुंचाता है। आज सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चक्र करता है। और पूछता भी क्रेब्स चक्र कहां कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करती है। कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, याद रखिएगा। तो ये क्या करता है कि हीमोग्लोबिन मेन काम क्या करता है कि ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन किसको उठा लेगा, ऑक्सीजन को स्टोर कर लेता है। यहाँ जो अभी खून में ऑक्सीजन पाई जा रही है उसको उठा के किसको, सेल को देगा। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया उस पर क्रेब्स चक्र करेगा और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल कर फिर क्या करेगा, वो इसी के माध्यम से बाहर निकाल देता है। तो हम लोग लेते श्वास ऑक्सीजन है लेकिन छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है। ये चीज समझने वाली है। हम लोग जैसे ही श्वास लेंगे नाक से होते हुए आपका कहां पहुंचेगा, वो खून में पहुंचेगा। और खून से ऑक्सीजन को उठाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, सेल को देता है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन पर क्रिया करेगा, क्रेब्स चक्र करता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के फिर क्या करता है, ब्लड को देता है। ब्लड से फिर एल्वियली से फिर क्या होता है, ट्रैकिया से होते हुए फिर बाहर हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो यही क्रिया है। फिर से समझो बुआ, सबसे पहले नासा छिद्र में, फिर नासा का पार्ट में, फिर ग्रसनी में, फिर स्वर यंत्र में, फिर आपका ट्रैकिया में श्वास जाता है, फिर बुरुनकाई में, बुरुनकाई से होते हुए बुरुनकाइलियोस में, फिर एल्वियली वायु कोष्टिका में आपका हवा जाता है, फिर ब्लड में जाता है। ब्लड से हीमोग्लोबिन उठा कर क्या करता है, सेल को देता है और सेल में क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया करता है। वहां पर क्रेब्स चक्र की क्रियाएं होती है और फिर वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है फिर वहां से निकाल दिया जाता है किसको, हीमोग्लोबिन के द्वारा। फिर क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है उसको शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। अब देखो यहाँ पर एक चीज की हीमोग्लोबिन की खासियत और होता है। हीमोग्लोबिन जो है ये अच्छी चीजों को पसंद नहीं करता, बुरी चीजों को पसंद करता है। आप धुआं में कभी खड़े हो जाएगा ना, तो धुआं में जब खड़े हो जाएंगे तो जो हम लोग को धुआं मिलता है वो समझिए एक तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ज्यादा समय तक कोई धुआं में रह जाएगा तब मर जाएगा। अगर मान लीजिए इसको कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन के जब कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है तो ये क्या करेगा, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों मिल रहा है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को नहीं उठा के कार्बन मोनोऑक्साइड को उठाता है। यही रीजन है कि आप ज्यादा समय तक क्या कर सकते हैं, धुआं में नहीं रह सकते हैं। अगर सोचिए हीमोग्लोबिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों में से सिर्फ ऑक्सीजन को उठाता है तो मनुष्य धुआं में कितने समय तक भी खड़े हो जाता, कोई उसको इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसके पीछे का यही रीजन है। समझने वाली चीज है कि मनुष्य धुएं में वो ज्यादा समय तक खड़े क्यों नहीं रह पाता है। बस यही है कि देखो हम लोग, देखो मान लो धुएं में आप खड़े होते हैं तो उस समय हवा भी मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं भी मिलता है। तो हमारा हीमोग्लोबिन क्या करता है, हवा को नहीं खींचेगा, वो धुआं को खींचना शुरू कर देता है। लो आदमी ट्रेनना शुरू कर दिया क्योंकि उसको हवा मिल नहीं रही है, दिक्कत नहीं आ पा जाती। इसी कारण से आदमी धुएं में ज्यादा समय तक खड़ा नहीं हो पाता है। तो मेरे अनुमान से आपको समझ में आ गया श्वसन कैसे होती है, मनुष्यों में कैसे होती है। फिर से समझो, सबसे पहले हम लोग नाक के द्वारा श्वास लेते हैं। श्वास लेते हुए हमारी श्वास ट्रैकिया में आते हैं। ट्रैकिया दो भागों में बढ़ती है जिसको ब्रोनकाई कहते हैं। हमारे श्वास अब ब्रोनकाई तक पहुंचता है, ब्रोनकाई से वो आगे चलकर ब्रोनकाइलियोस तक पहुंचता है, ब्रोनकाइलियोस से एल्वियली तक पहुंचता है और एल्वियली से हवा जो होता है ना ब्लड में चली जाती है। अब ब्लड से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन उठाकर वो सेल को देता है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है और वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया उस पर क्रेब्स चक्र करेगा और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड उठा के फिर वो शरीर से बाहर निकलवाने का काम करता है। इस तरह से हम लोग श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। ऐसे हमारी क्रियाएं हमेशा होती रहती है। आपको समझ में आ गई होगी। देखो पहले मैंने इसमें श्वसन में आपको क्या क्या चीजें समझाया। सबसे पहले इसमें श्वसन समझाया क्या होता है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, पौधे में श्वसन कैसे होता है, जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, और मनुष्यों के अंदर श्वसन फेफड़ा के माध्यम से कैसे होता है। ये जो चित्र मैंने आपको बताई है ये किसका है, तो फेफड़ा का आपका चित्र है। मेरे अनुमान से आपका ये चैप्टर विस्तार से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट रह जा रही है तो कमेंट करिए, मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।